Welcome students to the second lecture for the chapter Structure of Atom. The first topic of this lecture is Bohr's model of atom. But before starting Bohr's model of atom, I want to explain some points of different models of atoms. बोर्स मॉडल ऑफ एटम बताने के पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट बोर्स मॉडल मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं होंगे। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम्स आर इनडिविजिबल, मीन्स एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ मैटर के बेसिस पे फिर एटम में 3 काइंड ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी हुई। मीन्स यदि मैटर ऑल मैटर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम और एटम इंडिविजिबल पार्टिकल है विदाउट एनी चार्ज, तो सब्सटेंसेस के बीच में इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन एट्सेट्रा क्यों हो रहा है। उस बेसिस पे फिर 3 काइंड ऑफ पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। Now after the discovery of electron and proton, different scientists gave different models for their arrangement. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी पहले हुई थी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बाद में हुई थी। तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद डिफरेंट साइंटिस्ट ने उनके अरेंजमेंट के लिए अलग अलग मॉडल पुट किया, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम था। रदरफोर्ड ने अपने गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूज़न निकाला था कि वन एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, द सेंटर पार्ट विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस एंड द कंप्लीट मास ऑफ एन एटम इज़ कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने कहा था कि प्रोटॉन जो होता है एटम में, जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था उस समय न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आउट ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन present in the center part of atom, that part is called nucleus, and nucleus is very very small as compared to size of atom. size of atom से nucleus का size बहुत small है और electrons are revolving around the nucleus with very high speed. लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया, क्योंकि मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग इफ़ एनी चार्ज बॉडी एक्सिलरेट कंटिन्यूसली इट रेडिएट एनर्जी। यदि कोई चार्ज बॉडी कंटिन्यूसली रोटेट होती है तो उससे एनर्जी निकलती जाती है। तो उसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉन यदि कंटिन्यूसली रोटेट करता जाएगा तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे लॉस होगी और उसको न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाना चाहिए। बट एटम्स आर स्टेबल, इट मीन्स द रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया। Then to explain the stability of atom, Bohr proposed model of atom that is known as Bohr's model of atom. तो यहाँ तक आपको समझ में आया। जॉन डाल्टन ने कहा था एटम इंडिविजिबल है, लेकिन इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस के बेसिस पे 3 काइंड ऑफ पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई। पहले इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था 1911 में, तो उन्होंने कहा था कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में रोटेट हो रहे हैं। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। लेकिन आउट ऑफ दीज 3 काइंड ऑफ पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ही एक एटम का मास होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। रदरफोर्ड ने ओनली प्रोटॉन बताया था, लेकिन अब ये प्रूव हो गया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग पे रोटेट हो रहे हैं। रदरफोर्ड मॉडल ने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया था। देन बोर ने अपना मॉडल प्रपोज किया था। नाउ द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम आर: फर्स्ट, electrons revolves around the nucleus in definite energy levels called orbits or shells in an atom without radiating energy. मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग पे डेफिनेट एनर्जी लेवल्स, जिनको ऑर्बिट्स और शेल्स कहा जाता है, उस पर रोटेट करते हैं विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते। मीन्स व्हेन दे रोटेट इन देयर ओन ऑर्बिट्स दे डज नॉट रेडिएट एनर्जी। एंड दीज ऑर्बिट्स आर डेजिग्नेटेड बाय 1 2 3 4। ऑर्बिट्स को एन से शो करते हैं, 1 2 3 4, और KLMNOP। n equal to 1 means K shell, n equal to 2 means L shell, n equal to 3 means M shell, n equal to 4 means N shell, capital KLMNOP.
Now second point, as long as an electron remain in a shell, it never gain or losses energy. ये तो और ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि जब एक इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में होता है तो ना वो एनर्जी गेन करता है ना एनर्जी का लॉस करता है। देन एक पॉइंट और बताया था बोर ने कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। मीन्स एक ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² हो सकता है, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। मीन्स फर्स्ट शेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, the gain or loss of energy occurs within orbits only due to jumping of electrons from one energy level to another energy level. Means एनर्जी का गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन तभी करते हैं जब वो वन ऑर्बिट से अदर ऑर्बिट पे जंप करते हैं। व्हेन दे जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट दे एब्जॉर्ब एनर्जी, एंड व्हेन दे जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल दे रेडिएट एनर्जी। मीन्स जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और ऊपर से नीचे आएंगे तो एनर्जी रेडिएट करेंगे। और द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रेडिएट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ टू एनर्जी लेवल। मीन्स कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रेडिएट होगी, इवॉल्व होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा? दो एनर्जी लेवल के एनर्जी के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट, द एंगुलर मोमेंटम MVR ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH/2π। मीन्स किसी इलेक्ट्रॉन का, किसी ऑर्बिट के एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम MVR, वेयर m इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इक्वल टू वेलोसिटी, r इक्वल टू रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इज इक्वल टू NH/2π, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, h इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड ऑल ऑफ यू नो द वैल्यू ऑफ पाई, that is 22/7. The angular momentum of an orbit depends upon its quantum number n, and it is integral multiple of factor h/2π, that is MVR equal to NH/2π। अभी मैंने आपको बताया कि n जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट है 1 2 3 4। Then the radius of an orbit can be calculated by a formula radius equal to n² h² by 4π² m e² z। ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर, Rn इक्वल टू h² डिवाइडेड बाय 4π² m k e² n² बाय z, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 एट्सेट्रा। इसमें जो है m इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पाई की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, देन z इक्वल टू एटॉमिक नंबर है। मीन्स जिस एटम का हम रेडियस निकाल रहे हैं, जिस ऑर्बिट का, वो उसका एटॉमिक नंबर है, एंड h इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट है और k एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी फिक्स्ड है। यदि इसमें हम n मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिट, हमको नंबर ऑफ ऑर्बिट कांस्टेंट नहीं है, ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 होगा, सेकंड के लिए 2 होगा, थर्ड के लिए 3 होगा, और एटॉमिक नंबर भी अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होंगे। तो यदि हम n और z को छोड़ें तो बाकी सब वैल्यू कांस्टेंट है। यदि उन सब वैल्यू को हम पुट करके इसको सॉल्व करें तो ये आता है 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। मीन्स ये h की वैल्यू, पाई की वैल्यू, m की वैल्यू, k की वैल्यू एंड e की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर n² बाई z। तो इससे हम किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं। अब हाइड्रोजन के केस में z इक्वल टू 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और उसके फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n 1 होगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होगा हाइड्रोजन का 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर हो जाएगा। समझ में आया? यदि n इक्वल टू 1 है तो 1² 1 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 1 है तो z भी 1 हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या हो जाएगा? 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर। सिमिलरली यदि हमको सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो हम n की प्लेस पे 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर, देन रेडियस हम निकाल सकते हैं। मीन्स अलग अलग ऑर्बिट के, अलग अलग एटम के अलग अलग ऑर्बिट का रेडियस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट। देन एनर्जी ऑफ बोर्स ऑर्बिट। बोर्स ऑर्बिट की एनर्जी के लिए भी फॉर्मूला है, एंड द फॉर्मूला इज -2π² m
ई टू द पावर 4 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है। एम इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स होती है। देन ई इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। जेड इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मीन्स जिस एटम की जिस ऑर्बिट की हम एनर्जी निकाल रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर होगा। देन एन इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट एंड एच इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। इसमें भी यदि हम इन सब वैल्यू को पुट करें, जेड अलग अलग एटम के लिए अलग होगा तो जेड को आप छोड़ दीजिए, एंड एन अलग अलग ऑर्बिट्स के लिए एन की वैल्यू अलग होगी तो छोड़ दें, तो हम किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी को निकाल सकते हैं। तो एनर्जी जो आएगी इस जो फॉर्मूला से आएगी -1312 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल, और -1312 जेड स्क्वायर किलो जूल पर मोल। Now the defects of Bohr's atomic model. Before starting the defects of Bohr's atomic model, बोर ने एटम की स्टेबिलिटी को बता दिया। बोर ने कहा कि जब एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पे रोटेट करता है तो उस पर 2 फोर्स एक्ट करते हैं। 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनसाइड बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटसाइड। 2 फोर्स होते हैं, अंदर की साइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटसाइड। These two force exactly equal and opposite which keep the electron in its orbit. ये 2 फोर्स एग्जैक्ट इक्वल एंड अपोजिट होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन को अपनी प्लेस पे बांध कर रखते हैं, इसलिए एटम जो होते हैं स्टेबल होते हैं। बट देर आर सम डिफेक्ट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल ने स्टेबिलिटी को तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन एटम्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बोर्स एटॉमिक मॉडल से कंप्लीट नहीं हो पाई। नाउ व्हाट आर दैट डिफेक्ट्स? फर्स्ट, according to Bohr, the radiation results when an electron jump from one energy orbit to another energy orbit, but he did not explain how this radiation occurs. बोर ने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है वन एनर्जी ऑर्बिट टू अनदर एनर्जी ऑर्बिट, लेकिन उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि ये रेडिएशन कैसे होता है, मीन्स कैसे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और कैसे एनर्जी रेडिएट होती है। दैन बोर्स थ्योरी एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस लाइन्स इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अभी आप इस चैप्टर पे एक टॉपिक पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। आपको पता है कि जब बारिश के बाद धूप आती है तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो एयर में प्रेजेंट होती है वो एक प्रिज्म का फंक्शन करती है। जब प्रिज्म से वाइट लाइट पास होती है तो वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट पे स्प्लिट हो जाती है। दैट स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्शन, एंड द पैटर्न ऑफ रे ऑब्टेन्ड आफ्टर डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जो आपको रेनबो बना हुआ दिखता है उस पर स्काई पे, दैट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम, मीन्स एरे ऑफ वेव इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। तो जब हम किसी एलिमेंट को एनर्जाइज करते हैं बाय मीन्स ऑफ हीटिंग और बाईपासिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पे जंप करते हैं, और जब वो वापस आते हैं अपने ओरिजिनल लेवल पे, तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को इमिट करते हैं। उसको जब हम एक फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व करते हैं तो उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो बोर्स ने हाइड्रोजन एलिमेंट के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था, बट इट प्रेडिक्टेड दैट ओनली अ सीरीज ऑफ लाइन्स एग्जिस्ट। लेटर ऑन इट वॉज रियलाइज दैट द स्पेक्ट्रल लाइन्स दैट हैड बीन thought to be a single line was actually a collection of several lines very close to each other. बोर्स ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था कि उसमें कुछ सिंगल लाइंस फॉर्म हुई थी, लेकिन बाद में ये प्रूव हुआ कि उनके अंदर कलेक्शन ऑफ सेवरल लाइंस है वेरी क्लोज टू ईच अदर। दैट्स वाई बोर्स थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ दैट fine lines within the spectrum of an element. Then Bohr's theory successfully explained the observed spectra for hydrogen atom and similar ions helium +1, lithium +2, beryllium +3 etc. But it cannot explain the spectra for polyelectron atoms. बोर का जो मॉडल ने हाइड्रोजन, हीलियम आयन, लिथियम आयन और बेरिलियम आयन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया, लेकिन ऐसे एटम्स, ऐसे एलिमेंट्स जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके स्पेक्ट्रम को बोर्स थ्योरी एक्सप्लेन करने में
के लिए फेल हो गई. So that is the next limitation of Bohr's model of atom. Then, if a substance which gives line emission spectrum is placed in a magnetic field, the lines of spectrum get split up into a number of closely spaced lines. This phenomenon is known as Zeeman effect. Means जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम आपको नेक्स्ट लेक्चर पे बताया जाएगा, तब आपको और क्लियर हो जाएगा. अभी मैंने आपको शॉर्ट पे बताया है कि एक एलिमेंट को एनर्जाइज करके उसमें से जो रेडिएशंस निकलेंगे उसको स्पेक्ट्रोस्कोप से ऑब्जर्व करने से जो पैटर्न ऑफ वेव मिलेगा उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. तो किसी भी एलिमेंट की स्पेक्ट्रम को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी जो लाइंस होती हैं उस मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट हो जाती हैं. दैट इफेक्ट इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट. तो बोर्स थ्योरी हैज़ नो एक्सप्लेनेशन फॉर दिस इफेक्ट. बोर्स थ्योरी ने इस इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया. मीन्स वाई दिस टाइप ऑफ स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस. That is, this is the next limitation of Bohr's model of atom. Similarly, if a substance which gives the line emission spectrum is placed in an external electric field, the lines of the spectrum get splits up into a number of closely spaced lines. This phenomenon is known as Stark effect. Likewise, magnetic field में जैसे spectral light split हो जाती है, similarly electric field अप्लाई करने से भी split हो जाती हैं. इस इफेक्ट को Stark effect कहा जाता है. तो बोर्स थ्योरी हैज़ नो एक्सप्लेनेशन फॉर दिस इफेक्ट एज वेल. मीन्स इस इफेक्ट को भी एक्सप्लेन करने में बोर्स थ्योरी फेल हो गई. तो दैट इज़ द नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम. नाउ द लास्ट लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम इज बोर्स सजेस्टेड सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, बट लेटर इट वॉज प्रूव दैट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन अ सिंगल प्लेन but takes place in 3-dimensional space. बोर ने ओनली 2-dimensional स्ट्रक्चर ऑफ एटम प्रपोज किया था कि एक एटम में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग पे रोटेट हो रहे हैं, मीन्स इन अ वन प्लेन. बट अब ये प्रूव हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन 3-dimensional space. That's all. This is Bohr's model of I explained today Bohr's model of atom and its limitation. Now the rest of the topics we will discuss in next lecture. That's all.